नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया पर। आज बहुत ही अच्छा समाचार आपको मैं दे रहा हूं। हरियाणा सिविल सर्विसेज की जुडिशियरी एससीएस जुडिशियरी सिविल जज जूनियर डिवीजन सिविल जूनियर जज का फॉर्म आया है हरियाणा। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 5 जनवरी से, ध्यान दीजिए, 5 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ दिनों तक भरे जाएंगे। ये 5 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए आपका मेंस एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस में बता दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और वोकैबुलरी। इस तरह से 4-5 पेपर होंगे। मैं पूरा एक लेक्चर बना दूंगा इस पे। और हरियाणा का जीके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जीएस पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट आएंगे, कंप्यूटर आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आते हैं प्री में। मेंस के लिए समझ लीजिए, मेंस के 4-5 पेपर पढ़िएगा। मैं तैयारी कराऊंगा आपको। मैंने फेसबुक पे पेज बनाया है विधिक चर्चा, तो उस पर भी मैं तैयारी कराऊंगा। इस पे भी लेक्चर्स कभी कभी डालूंगा। अभी जो नया बेयर एक्ट आने दीजिए, न्यू बेयर एक्ट आ जाएगा तो मैं परचेज करूंगा न्यू बेयर एक्ट। उससे आप लोग को धाराओं के बारे में बताऊंगा कि जो न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बना है ना, आपको ध्यान होगा, ध्यान दीजिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये सब जो तीनों नाम बदला है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का, उसके थ्रू छपेगा। जैसे एफआईआर पहले 156 में था, अब 173 में हो गया। तो इस तरीके से जो बदली है धाराओं की नंबरिंग, ये सारा कुछ करके आएगा नए बेयर एक्ट में। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यू बेयर एक्ट से, ठीक है। सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, एविडेंस पढ़ाऊंगा। ये सारा लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंग है। तो हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सराउंडिंग है। और मैं हरियाणा जुडिशरी की तैयारी आप लोग कराऊंगा। अभी मैं एडवर्टाइजमेंट अच्छे से रीड करके फिर कोशिश करूंगा, हरियाणा लोक सेवा आयोग से बात करूंगा कि क्या डेट हरियाणा जूनियर डिवीजन जज की रखी गई एग्जाम की, वो सब मैं डिक्लेयर करके फिर आपको एक लेक्चर बनाऊंगा पूरा ब्रीफ में। और बहुत ही जल्द मैं पूरा बेयर एक्ट परचेज करूंगा और उससे आपकी पढ़ाई स्टार्ट करा दूंगा। आइए हम लोग अपना जो टॉपिक था उस पर, यूपीएससी का जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी जी स्टॉक, उस पर आइए फोकस करते हैं। पीवी गिरी को छुपे तौर पर, पीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज सुनी। अपने अंदर की जो आवाज होती है वो सुनी। आवाज पर वोट डालने का निर्णय किया। कहा इन्होंने, प्रधानमंत्री ने, कि आप वीवी गिरी जी को वोट दीजिए। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा कि आप वीवी गिरी को वोट डालिएगा, न कि नीलम संजीव रेड्डी को। और कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मन मर्जी से
किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं, ये कह दिया। ताकि कुछ वोट वीवी गिरी जी को भी मिल जाए, ये ऐसी मंशा थी इंदिरा गांधी की। और राष्ट्रपति पद के आखिर में हुआ क्या कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी थे उम्मीदवार, विजयी हो गए। वीवी गिरी ही विजयी हुए, मतलब वीवी गिरी जीत गए और दूसरे कौन थे प्रतिद्वंदी, और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे। जैसा कि आपको पता है पार्टी ने यह बात नहीं मानी थी, तो वे स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह से इंदिरा गांधी ने एक तरह से छुपे तौर पर समर्थन दिया था वीवी गिरी को, और ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे। और नीलम संजीव रेड्डी, जबकि नीलम संजीव रेड्डी जो है पार्टी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी के। आधिकारिक उम्मीदवार थे। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 हुआ। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा, और कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमानी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं, ऐसा कहा इंदिरा गांधी ने। और राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजयी हुए और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के हार से कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। देखिए, इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया, और कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित हो गई इंदिरा गांधी। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने कहा कि इंदिरा की ही पार्टी, उनकी पार्टी ही कांग्रेस है। यहीं पर कांग्रेस इंदिरा का निर्माण हुआ, और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। असली रियल कांग्रेस इज द इंदिरा कांग्रेस। असली कांग्रेस है। जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी ही पार्टी असली कांग्रेस है। नवंबर 1969
तक सिंडिकेट की अगुवाई, नवंबर 1969 तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे, अब देखिए वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस और इंदिरा की अगुवाई, कांग्रेस और, आप देखिए कांग्रेस में क्या हो गया, और इंदिरा गांधी की अगुवाई, कांग्रेस खेमे को कांग्रेस और इंदिरा की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को, इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस, कौन सा कांग्रेस, आप देखिए नाम था इंदिरा की कांग्रेस का, रिक्विजिनिस्ट, रिक्विजिनिस्ट, और पहली जो कांग्रेस थी मैंने उसको ऑर्गेनाइजेशन, मेन को ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा की कांग्रेस को रिक्विजिनिस्ट कांग्रेस कहा जाने लगा था। ऐसे ही लोग बोलचाल की भाषा में कहने लगे। अब क्या हुआ इसके बाद, इन दोनों दलों को क्रमशः दो दल हो गए, क्रमशः का मतलब क्रम से, पुरानी कांग्रेस और इन दोनों दलों को पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की स्टूट को, इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी की इस टूट को, मतलब विच्छेद हो गई, टूट गई, इस क्रैक को, पार्टी में जो क्रैक आया जो अलग हो गया, इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। क्या कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई, बहुत ही रोचक लेक्चर, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, और इंदिरा ने इसे इस विचारधाराओं का जो बदलाव था दो अलग अलग, कौन सा, समाजवादी कांग्रेस, समाजवादी कांग्रेस एवं मतलब और पुरातन पंथी, पहले के धरोहर को मानने वाले, पुरातन, पुराने से पुराने पंथ को मानने वाले पुरातन पंथी, और तथा गरीबों के हिमायती, कैसी पार्टी है, गरीबों के हिमायती और अमीरों के वफादार, और दोनों पार्टियों का नाम, अमीरों के तरफदार और अमीरों के तरफदार, गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करा दिया। इस तरीके का बताया ऐसा कि समाजवादी और पुरातन पंथी, गरीबों के हिमायती
और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई है साहब। राष्ट्रपति पद का चुनाव, देखिए हम चैप्टर 18 जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना विषय पर यहां चर्चा कर रहे हैं। आप लोग ने रिवीजन बुक निकाली है, मैं एक थॉरो रिवीजन दे देता हूं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए जो आज का विषय है राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमानी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे, और जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे और वीवी गिरी जो थे स्वतंत्र उम्मीदवार थे। कैसे उम्मीदवार थे? स्वतंत्र उम्मीदवार थे। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी और विजयी हो गए वीवी गिरी। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो चुका था कि पार्टी अब नहीं रहेगी, टूट जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा कि उनकी पार्टी ही, इंदिरा गांधी की पार्टी ही असली कांग्रेस है। इन नवंबर 1969 सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस, कौन कौन सी पार्टी? कांग्रेस और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे के रूप में क्या कर दिया गया? तो इसमें एक था कांग्रेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था कांग्रेस जो इंदिरा के खेमे का था, उसको रिक्विजिशन, रिक्विजिनिस्ट। और कांग्रेस इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्विजिनिस्ट कहा जाने लगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस एंड रिक्विजिनिस्ट कांग्रेस कहा जाने लगा। इन दोनों दलों को कहा गया कि पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस, ऐसा भी कहा जाने लगा। जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको पुरानी कांग्रेस और इंदिरा को नई कांग्रेस। इंदिरा ने पार्टी की इस टूट को, मतलब कि जो बिखर गई थी ये पार्टी की कांग्रेस, इस टूट को बताया कि विचारधाराओं की लड़ाई। क्या एक्सप्लेन किया कि ये क्या चीज है? ये जो कांग्रेस पार्टी में टूट आई है ये विचारधाराओं की लड़ाई है, इस रूप में बताया। और इन्होंने समाजवादी और पुरातन पंथी के रूप में, जो कि गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दे दिया कि इस तरीके की स्थिति है पुरातन और समाजवादी कांग्रेस में, इस तरीके की स्थिति रहेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये हमारा राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा 1971 और कांग्रेस का पुनर्स्थापन, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। आप लोग को मैं वैकेंसी अपडेट बता देता हूँ आज की, क्या क्या वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी बहुत जरूरी है विद्यार्थियों को। देखिए शिक्षा प्राप्त करिए और बहुत ही सजगता से, और बड़ा ही शालीन व्यक्तित्व होना चाहिए। सफलता के शिखर पर हो तब भी सरलता का एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया। और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके प्रति एक मार्गदर्शक की भूमिका को निभाइए आप। ये समाज में एक अच्छा सामंजस्य होगा कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं बच्चे वो कुछ अपने से समय निकालकर ऐसा करने की कोशिश करें कि जो हमारे भाई बंधु सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या किसी प्रकार से भ्रमित हैं, जिनको नहीं पता है किस प्रकार से तैयारी का आंकड़ा है, तो उसको कैसे करें, इसके लिए गाइडलाइन और गाइडेंस वीडियो बनाया करें आप सिलेक्ट होने के बाद। सभी नवनियुक्त जो
नियुक्ति पाए हैं, इनका नाम आ गया फाइनल लिस्ट में लेखपाल उत्तर प्रदेश। चयनित 7800 कितने अभ्यर्थियों को अनंत शुभकामनाएं देता है कॉम्टेरिया एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म। और आज की जो जॉब अलर्ट आपके पास है, ये विद्यार्थियों के लिए हमने चालू किया है। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ओटीआर फॉर्म न भरे, वो ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें फॉर्म भर के, उसके उपरांत यूपीपीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब आई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई है सफाई कर्मचारी की। देखिए, सफाई कर्मी और सब स्टाफ, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, सफाई कर्मी और सब स्टाफ की 484 पद हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। इसकी डेडलाइन है 9 जनवरी 2024 और इसमें न्यूनतम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है 26 वर्ष। चलिए अगली जॉब देखते हैं। AIESL में जॉब है, 75 पोस्ट आपके पास रिक्रूटमेंट के लिए। पोस्ट है ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ठीक है। इसकी डेडलाइन है 15 जनवरी 2024। इसके बाद एनटीआरओ में जॉब है हमारे पास, एनटीआरओ में जॉब है 75 पोस्ट है। साइंटिस्ट की पोस्ट है, साइंटिस्ट की पोस्ट है। ये 19 जन 2024 तक आपकी है डेडलाइन। फिर यूपी ट्रिपल एससी ने एक जॉब निकाली है विद्यार्थियों, देखें यूपी ट्रिपल एससी ने 283 पोस्ट निकाली है नियंत्रणाधीन की, नियंत्रणाधीन और नक्शा नवीस मतलब ड्राफ्टमैन होता है मेरे ख्याल से इसका मतलब। इसकी डेडलाइन है 8 जनवरी 2024। और देखिए विद्यार्थियों, इसमें 18 से 40 वर्ष होती है यूपी में एज नौकरी की। इसके बाद यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैकेंसी है विद्यार्थियों, 47 पोस्ट है। तो इसमें प्रशिक्षक के, ये मैंने बताया भी था आपको पहले, प्रशिक्षक के फॉर्म है 22 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है। आइए ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंसेज एंड रिसर्च, ICSSR सोशल वर्क और सोशलॉजी के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली। इसमें 35 पोस्ट है। सहायक निदेशक, ध्यान दीजिए, सहायक निदेशक अनुसंधान, सहायक रिसर्च असिस्टेंट भी भर्ती होते हैं। तो ICSSR में 5 Feb 2024 इसकी डेडलाइन है। आइए अब जो जॉब आपके पास है, कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक दिल्ली, सहायक निदेशक के पद हैं। 27 फरवरी 2024 इसकी डेडलाइन है। वेबसाइट है https://cgda.nic.in। और लास्ट जॉब है आज की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में निदेशक निजी सचिव और स्वागत प्रभारी के पद हैं। डेडलाइन है फॉर्म की 15 जनवरी 2024 and the website will be www.nsd.gov.in। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस। सभी पढ़ें सभी बढ़ो, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार। ये सभी टैगलाइंस के साथ, और हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। तो मैं जुडिशरी, एडवोकेसी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल रिव्यू सब पे लेक्चर दूंगा। अब विगत में 1.25 साल से 1 साल से ज्यादा मुझे होगा सिर्फ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा शोध करते हुए रिसर्चर लेक्चर्स मैंने दिए हैं। और मुझे अनुभव है
तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का विधि के अध्ययन का। तो इसी बेस पर मैं पूरा ये यूपीएससी वालों के लिए चला रहा हूँ। यूपीएससी के विद्यार्थी लाभ प्राप्त करें कॉम्पिटेरिया चैनल से मुफ्त। अभी मुफ्त ही मैं चला रहा हूँ, कोशिश है कि मुफ्त ही चलेगा प्रोग्राम। जो पैसा हम कमाएंगे वो यूट्यूब क्रिएटर इंडिया प्रोग्राम से ही कमाएंगे, हम विद्यार्थी से पैसा नहीं कमाएंगे। कभी अगर भविष्य में कमाएंगे भी तो थोड़ा बहुत चार्ज रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि अन्य बड़े संस्थानों में किया जाता है, थोड़ा बहुत चार्ज। वैसे नहीं कि बस सबसे पैसा लेके पढ़ना चलो, नहीं, ऐसा कार्य नहीं करेगा कॉम्पिटेरिया पूरी तरीके से समर्पित है भारत के अंदर शिक्षा के प्रचार को और प्रसार को, और एक एक्सीलेंसी ऑफ एजुकेशन जो आपके पास फ्री ऑफ कास्ट पहुंचे। फ्री है कहाँ कुछ, आप तो डेटा भरवाते होंगे, कम से कम 265 रुपए का डेटा जीएसटी काट के भरवाएंगे, तभी तो देखेंगे कम से कम 2 GB महीने भर, 28 दिन। एयरटेल वाले तो 24 दिन का ही रिचार्ज देते हैं बटन वाली मोबाइल में, सिर्फ एक्टिवेट रखने के लिए प्लान। ये ध्यान दीजिए आप। तो पैसा तो आपका महीने में लग ही रहा है 300 रुपए, तो आप वैसे ही खर्च कर रहे हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा मुक्त है का, डेटा लेंगे, पहुंचेंगे, देखेंगे, तब भी 300 रुपए 250 रुपए खर्च करने, पैसा आपका लग रहा है। मेहनत करिए। और एक पिक्चर आई, आप देख लीजिए उसको, 12th फेल। ये स्वागत योग्य है, ये जीवनी है श्री मनोज कुमार शर्मा जी की, जो कि आईपीएस है, चंबल के क्षेत्र से थी। सोचिए इतना दुर्गम परिस्थिति में देखा इस फिल्म को कल। 12th फेल, ये मूवी आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ये बॉलीवुड की मूवी है 12th फेल, इसको जरूर से देखिए। यूपीएससी के जो कैंडिडेट हों, स्पेशली जो आईपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो देखें, एक मोटिवेशन उनके अंदर जागेगी। विषम से विषम परिस्थिति में वो बालक तैयारी करके आज आईपीएस है। नकल की प्रणाली में 12th फेल हो गए, फिर अपनी मेहनत से 3rd डिवीजन 12th पास हुए। इंटरव्यू बोर्ड उनके सामने आया, तरह तरह के सवाल हुए, फिर इंटरव्यू बोर्ड ने डिसाइड किया कि नहीं, इनकी जरूरत है, देश में बदलाव लाएंगे। तो एक मोटिवेशन उनको अपने क्षेत्र के डीएसपी से मिली, फिर वो आईपीएस बन के पहुंचे वहां पे। तो ये एक अच्छा जो सकारात्मक मुझे दिखा इस फिल्म में, मोटिवेशन लाएगा बच्चों के अंदर। मोटिवेटेड फिल्म देखा करिए। और खैर, मोटिवेशन जो हमारे रील्स हैं और शॉर्ट वीडियोस में बराबर मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ में डालता हूं, ताकि बच्चों के अंदर मोटिवेशन आए। लॉ, जुडिशियरी, यूपीएससी, विभिन्न प्रांतों के पीसीएस, सबकी तैयारी चलेगी और बम्पर चलेगी। और हम लोग इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल रिव्यू और भी विषयों पर जैसे जैसे समय मिलेगा, अभी तो सिर्फ पॉलिटी चलेगी, पूरा का पूरा पॉलिटी को एकदम घोल के मैं पिला दूंगा। जीस्ट एंड क्रक्स एंड जूस ऑफ द एनसीईआरटी पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे आप। ये रोज का जो एक ये पर्चर में आप हो जाएंगे पॉलिटी के। तो पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए पूरा आप लेक्चर्स में से देखिए, एक एक प्रश्न फंसेगा। एमपीपीसीएस का देखिए फॉर्म भराने वाला है 19 जनवरी से, उसको भर दीजिएगा। 60 पद हैं एमपीपीसीएस में, लेकिन वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ के आपके 200-250 पहुंच जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस में निराश न हो बच्चों, अगर 220 पद आज हैं तो कल को मान के चलिए 500 पद तो कंफर्म है कि हो जाएगा, 600-700 भी हो सकते हैं पद सिलेक्शन तक। तो ऐसा मत मानिए, एक सीट के लिए लड़िए, एक सीट बस, एक सीट याद रखिए, एक सीट चाहिए एस्पिरेंट को, कोई बहाना नहीं। भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी harder and harder and achieve your goal.